मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है। मैं बिहार में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी 14 मई 2024 को रजिस्टर हुई थी। हम लोगों ने अक्टूबर 2024 में अपना काम 100% करना शुरू किया। मुझे लगा था कि बिहार में जर्नी करना आसान होगा, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया मुझे समझ में आया कि नहीं, बिहार में काम करना इतना आसान नहीं है। आज मैं थोड़ा खुश दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं आज एसबीआई बैंक जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो कि मैंने थ्रू सी पोर्ट किया था। वैसे हम लोग एक्सपोर्ट ऑलरेडी करते हैं, हम लोग प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू, जैसे डीएचएल हो गया, हम लोग इंडिया पोस्ट के थ्रू कंसाइनमेंट्स को भेज रहते हैं। हम लोगों ने थर्ड पार्टी के थ्रू कंसाइनमेंट भेजा है। लेकिन मेरे लाइफ का पहला कंसाइनमेंट जो कि पूरा एक कंटेनर बुक होके इंडिया से बांग्लादेश गया, मुझे उसके एलसी को प्रोसेस कराने में बैंक पिछले 1 महीने से मुझे चक्कर लग गया। और मुझे समझ में आया कि अगर ये इशू मेरे साथ हो सकता है, जहां मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे लास्ट में यही समझ में आया कि शायद मुझे बिहार छोड़ दूं। मैं क्यों कर रहा हूँ बिहार के अंदर ये सारी चीजें? मैं शायद अगर दिल्ली चला जाता, या फिर मैं अगर मुंबई होता, या फिर मैं बैंगलोर होता, तो वहां पे बैंकिंग सिस्टम, वहां के लोगों को आइडिया है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। शायद अगर मैं वहां पे ब्रांच के डिफरेंट ब्रांच को अगर अप्रोच करूं, तो वहां पे लोग मुझे हेल्प कर पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप लेके आइए, आपका काम हो जाएगा, या ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ तो बैंक ने बोला, जब मैं बैंक में गया, मेरा समस्तीपुर होम ब्रांच है, मैं जब वहां जाता हूँ तो वहां मुझे बताया जाता है कि आप, मैंने तो आज तक हमारे ब्रांच से एक भी एलसी नहीं किया है। वहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा सिर्फ तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं एज ए एक्सपोर्टर अगर आपके साथ जुड़ा हूँ, और भगवान की कृपा से मुझे ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, जो कि हमारे बिहार के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे गांव के लिए एक प्राउड का मूवमेंट है। वहां पे तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम पहली बार सब कुछ करते हैं। तो ब्रांच ने बोला नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा पटना, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा चलो ठीक है, पटना चले जाते हैं। जब पटना पहुंचा, वहां के पटना मेन ब्रांच में गया, उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ से तो एलसी प्रोसेस नहीं होता, आपको एसएमई ब्रांच जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। एसएमई ब्रांच गया तो वहां कुछ अच्छे लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे बोला कि एसएमई ब्रांच में आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आप अपने होम ब्रांच पे जाते और होम ब्रांच वाले को ही सारा डॉक्यूमेंट आपके बिहार पे कलेक्ट करके हमारे पास भेजना होता। और उन्होंने, वो थोड़े अच्छे बंदे थे, उन्होंने मेरे सामने ही ब्रांच मैनेजर को फोन लगाया और उनको बताया कि अगर आपको जानकारी नहीं है एलसी कैसे प्रोसेस करते हैं, तो कस्टमर को हमारे पास भेजने से पहले, कस्टमर को परेशान करने से पहले, आप हमसे डायरेक्टली फोन करके पूछ लीजिए कि कैसे ये काम होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि मैं एडी कोड, उसके लिए भी एक अलग कहानी है। मुझे 3 महीने लग गए थे एडी कोड लेने के लिए एसबीआई बैंक से। 3 महीने एक एडी कोड को लेके। मैं किसी प्राइवेट बैंक वाले को अगर ये बात बोलूंगा, क्या कोई मेरा वीडियो देख रहा हो, वो हंसेंगे कि एडी कोड लेने में 3 महीने कैसे लग सकता है। बट हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने उसके ऊपर ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया था। बाद में कुछ मीडिया न्यूज हाउस ने उसको पब्लिश भी कर दिया था। वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया था, सिंपल सा एक एलसी मेरे को एडी कोड लेने के लिए। फिर मैं पटना मेन ब्रांच जाता हूँ। उन्होंने कहा कि सर आपको ये पहले बताना चाहिए था कि एडी कोड आप हमारा यूज करते हो, मैं कर देती। मैंने कहा मैम, आपने तो अभी बोला कि आपने अभी तक एक एक भी एलसी यहाँ से प्रोसेस नहीं किया, और आपने मुझे एसएमई ब्रांच बोला बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। जबकि मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको, मेरे जो होम ब्रांच है उन्होंने मुझे बोला था कि पटना मेन ब्रांच से आपका काम होगा। अब मुझे एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई ये एक्सपोर्ट करना आसान होता है। तो वो मुझे कहती है सर आपने एक्सपोर्ट किया है, आपको जानकारी रखनी चाहिए सारी चीजों को। मैंने कहा मैम, आप मुझे बताओगे तो डेफिनेटली मेरे को जानकारी मिल जाएगी, या जैसे आपने मुझे अभी बताया, मैंने इतने सारे चक्कर लगाए तो मुझे जानकारी मिल गई। तो मुझे कहती है आप, मैं औरत हूँ, आई एम सॉरी लेडीज, आप बुरा मत मानना। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जेंडर को लेके बिना मतलब का, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ये वर्ड यूज करना शायद जरूरत नहीं था। वो कहती है मैं एक लेडी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों? मैंने उनसे ये बोला कि अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे देती तो शायद मेरे को जानकारी मिल जाती और मुझे मेरे कुछ टाइम बच जाता। और फाइनली ऐसा हुआ कि मुझे फिर उन्होंने बोला आप जाके यहाँ के ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए। ब्रांच मैनेजर को मैंने अप्रोच किया, उनका एक अलग रवैया था, उन्होंने मुझे हेल्प नहीं किया। डीजीएम मुझे बोलते हैं कि अगर आप थर्ड स्टेज कैंसर पेशेंट को मेरे पास लेके आए, मतलब हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, तो क्या थर्ड स्टेज पेशेंट को हॉस्पिटल वाले प्रायोरिटी बेसिस पे एडमिट करेंगे? वैसे ही आपका केस है। अगर आपका एलसी डिले हो रहा है, तो मेरे को पास इतना प्रायोरिटी देने का, आपके पास, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके एलसी को मैं प्रायोरिटी दूं, बिकॉज मेरे पास और भी 100 अदर काम है। पहले मैं उन 100 काम को खत्म करूंगा, फिर आपके एलसी को प्रोसेस करूंगा।
मैं बड़ा हैरान था। मैं कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे इतने सालों के बैंकिंग अनुभव के अंदर ये मैं पहली बार कोई ब्रांच मैनेजर और डीजीएम, जो कि एक डेप्टी जनरल मैनेजर होता है शायद, जो कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर का एक रोल है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे आंसर कर रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी करी, जो कि मैं आगे आके शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जर्नी अभी लंबा जाने वाला है। ये तो मेरा मेरा एक्सपोर्ट का पेपर आज सबमिट हो जाए, मैं इसको आगे प्रोसेस करवा दूं, एंड देन फिर मैं ब्रांच मैनेजर के ऊपर भी लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने लॉयर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। वो एक लीगल नोटिस उनको बहुत जल्दी भेजने वाले हैं।